दिन प्रेरणा कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला यूं ही करती रहती थी और फिर खुद को सही साबित करने के चक्कर में वो आए दिन कभी अपनी सास की, कभी अपने पति की, तो कभी अपनी माँ की। ऐसे ही एक दिन प्रेरणा की सास नीलम बोलती है, बहू, ये मेरी साड़ी कैसे जल गई? क्या ये साड़ी तूने जलाई है? अपनी सास की बात सुनकर प्रेरणा को कल शाम की घटना याद आती है, जब वो अपनी सास के कपड़े प्रेस कर रही थी और तभी उसकी सहेली का फोन आ जाता है। प्रेरणा बात करने में इतनी बिजी हो जाती है कि वो भूल जाती है कि वो साड़ी प्रेस कर रही थी और इसी बीच वो नीलम की साड़ी जला देती है। तभी नीलम फिर से बोलती है, बहू, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, क्या ये साड़ी तूने जलाई है? मुझे सच सच बता। नहीं नहीं माँ जी, मैंने नहीं जलाई। मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मैंने नहीं जलाई आपकी साड़ी। अगर तूने नहीं जलाई तो क्या पड़ोसन विमला आकर मेरी साड़ी जला के चली गई? अरे कपड़े तो तू ही प्रेस करती है ना, तो फिर ये साड़ी किसने जला दी? माँ जी, मुझे याद आया कि मैं सारे कपड़े प्रेस करके किचन में काम करने चली गई थी और गरम प्रेस कपड़ों के पास ही छोड़ गई थी। हो सकता है कि गरम प्रेस कपड़ों के ऊपर गिर गई हो और आपकी साड़ी सबसे ऊपर रखी थी ना, इसीलिए वो जल गई हो। पर मैं तो आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने आपकी साड़ी नहीं जलाई है। चल, तू कसम खा रही है तो मैं मान लेती हूँ, जल गई होगी जैसे तू बोल रही है। चल जा, मेरे लिए कप चाय बना कर ले आ। इस तरह अपनी सास की झूठी कसम खाकर और झूठी कहानी सुनाकर प्रेरणा डांट खाने से बच जाती है और जल्दी से रसोई में जाकर नीलम के लिए चाय बनाती है। कुछ देर बाद और नीलम चाय पीकर अपने कमरे में चली जाती है। हर दिन प्रेरणा कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला यूं ही करती रहती थी और फिर खुद को सही साबित करने के चक्कर में वो आए दिन कभी अपनी सास की, कभी अपने पति की, तो कभी अपनी माँ की झूठी कस्में खाने लगती थी। ऐसे ही एक दिन नीलम के पड़ोसन विमला का आना होता है और विमला बोलती है, अरे नीलम, कैसी है तू? आजकल तू बाहर नहीं आती। सारा दिन सास बहू क्या बातें करते रहते हो तुम घर के अंदर, कि तुम्हें टाइम ही नहीं मिलता बाहर आने का। अरे काम कैसा, मेरी बहू तो बड़ी नेक है, सारे काम खुद ही कर लेती है। बस ऐसे ही मैं उसके छोटे मोटे कामों में हाथ बटा देती हूँ। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, पर तुझे पता है वो 4 नंबर वाले राकेश जी है ना, वो निपट गए। अटैक आ गया उनको। पर वो कैसे? अभी परसों ही तो मैंने उन्हें पार्क में टहलते हुए देखा था। वो तो बिल्कुल अच्छे खासे दिख रहे थे। अरे उनकी बेटी ने है ना झूठी कसम खा ली, और झूठी कसम खाने के बाद तो तुझे पता है ना क्या होता है। निपट गए बेचारे को हार्ट अटैक आ गया था, अस्पताल में भर्ती थे, फिर भी नहीं बच पाए। हे भगवान, आजकल के बच्चे भी जाने कौन से संस्कारों में गिरे हैं। अपने माता पिता की कोई झूठी कसम खाता है क्या? दोनों की सारी बातें पीछे से प्रेरणा सुन लेती है और अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोलती है, हे भगवान, मैं भी तो हमेशा झूठी कस्में खाती रहती हूँ। मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करती हूँ। मैं तो बस झूठी कसम अपने आप को डांट से बचाने के लिए और काम से बचाने के लिए खाती हूँ। इस ज्यादा मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगती हूँ। कहीं विमला आंटी जो कह रही हैं वो सच हो गया तो? कहीं मेरी झूठी कसम की वजह से मेरे साथ या मेरे पति या फिर मेरी माँ को कुछ हो गया तो? पर मैं तो इतने समय से झूठी कस्में खा रही हूँ, अभी तक तो किसी को कुछ भी नहीं हुआ। लोग भी ना अफवाह फैलाते रहते हैं कि झूठी कसम हो या सच्ची कसम, क्या ही फर्क पड़ता है। ऐसे ही विमला और नीलम की बातें चल रही होती हैं। तभी हाथों में शरबत लिए प्रेरणा आती है और सभी एक साथ मिलकर शरबत पीते हैं। तभी विमला एकदम से बोलती है, वैसे बहू, तुझे तो आदत नहीं है ना बात बात पे झूठी कसम खाने की। अरे नहीं आंटी जी, भला मैं किसी की झूठी कसम क्यों खाऊं? मैं तो हमेशा सच्ची कसम खाती हूँ। झूठ तो मैं कभी बोलती ही नहीं हूँ। फिर तो बहुत अच्छी बात है। झूठी कसम खाना भी मत, इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। जी आंटी जी, जैसा आप कहें। ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद विमला चली जाती है और प्रेरणा बाकी के कामों में लग जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं पर प्रेरणा का बात बात पर झूठी कसम खाने का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। ऐसे ही एक दिन नीलम एक बहुत ही सुंदर कांच का गुलदस्ता लेकर आती है और उसे टेबल पर रख देती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद प्रेरणा आती है और उस गुलदस्ते को देखने लगती है, लेकिन गलती से गुलदस्ता उसके हाथों से छूट
जमीन पर गिरकर टूट जाता है और प्रेरणा घबरा जाती है। तभी वहाँ नीलम आती है और टूटा हुआ गुलदस्ता देखकर बोलती है, हे भगवान, ये गुलदस्ता कैसे टूट गया? बहू, ये गुलदस्ता तेरे हाथों से टूटा है क्या? नहीं नहीं माँ जी, ये मैंने नहीं तोड़ा। पर यहाँ पर तो तू ही खड़ी है ना, अगर तूने नहीं तोड़ा तो फिर किसने तोड़ा है? रसोई में बिल्ली आ गई थी और मैं उस बिल्ली को भगाते हुए उसके पीछे भाग रही थी। वो बिल्ली इस बांस पे झपटा मार गई और कूद गई और ये बांस टूट गया और बिल्ली तो भाग गई। मैं अपने पति की कसम खा के कहती हूँ माँ जी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। भगवान, इन बिल्लियों ने तो परेशान कर रखा है। नया नया इतना महंगा गुलदस्ता तोड़ दिया। खैर कोई बात नहीं बेटा, ये कांच को ना इकट्ठा कर ले और ध्यान से उठाइयो कि ये हाथ में ना लग जाए तेरे। इतना कहकर नीलम वहाँ से चली जाती है और एक बार फिर प्रेरणा झूठी कसम खाकर बच जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। झूठी कसम खाने का डर अब प्रेरणा के अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुका था। झूठी कसम खाना तो मानो उसके लिए खाना खाने जैसा हो गया था। ऐसे ही एक दिन प्रेरणा अपनी सहेली से फोन पर बात करते हुए अपनी झूठी कसम खाने की स्टोरी सुना रही होती है और ये सारी बातें नीलम सुन लेती है। अच्छा, तो मेरी बहू आज तक झूठी कसम खा रही थी और हम ये सच मान के बैठे थे कि वो एकदम सच्ची और अच्छी है। अब तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। ये जो बात बात पे कसम खाने की आदत है ना, ये छूट ही जाएगी अब इसकी। इतना बोलकर नीलम वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही अब जब प्रेरणा खाना बना रही होती है तो वो सब्जी चेक करके देखती है और सब्जी में नमक तेज हो जाता है। तभी प्रेरणा खुद से बोलती है, अरे सब्जी में तो नमक ज्यादा तेज हो गया, अब क्या करूँ? एक काम करती हूँ, ऐसे ही छोड़ देती हूँ। जब कोई मुझसे पूछेगा कि नमक तेज कैसे हो गया, तो फिर से कोई झूठी कसम खाकर अपना रास्ता साफ करके निकल जाऊंगी। वैसे भी सबको मेरी झूठी कसमें तो सच्ची ही लगती है। ये सारी बातें बोलते हुए नीलम उसे सुन लेती है और अपने बेटे को नीलम पहले ही सारी सच्चाई बता चुकी थी। जिसके बाद सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। तभी सब्जी में तेज नमक चखते ही नीलम बोलती है, हाय हाय बहू, नमक का पूरा डब्बा डाल दिया तूने। ये सब्जी बनाई है, इतना तेज नमक कौन खाता है सब्जी में? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैंने तो सब्जी में बिल्कुल हिसाब का नमक डाला था। वो आज नमक के डब्बे में नमक खत्म हो गया था ना, तो मैं इसी बाउल में रखकर नमक भर रही थी। थोड़ा नमक गिर गया होगा इसमें, फिर जब मैंने उसमें सब्जी डाली तो सब्जी में ज्यादा नमक हो गया है। मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ माँ जी, मैंने सब्जी में बिल्कुल हिसाब का ही नमक डाला था। प्रेरणा के इतना बोलने के बाद नीलम वापस से एक चम्मच सब्जी खाती है और फिर बेहोश होने का नाटक कर जमीन पर गिर जाती है और कुछ देर के लिए अपनी सांस रोक लेती है। अपनी सास को ऐसे बेहोश और रुकी हुई सांसें देखकर नीलम बुरे तरीके से डर जाती है और अनुराग भी रोने का नाटक करने लगता है। तभी प्रेरणा रोते हुए बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने मेरी सास की झूठी कसम खा ली थी, इस वजह से मेरी सास चल तो नहीं बसी। भगवान मुझे माफ कर दीजिए, हे भगवान मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी किसी की झूठी कसम नहीं खाऊंगी। माँ जी उठिए, मुझसे बात करिए। इस तरह प्रेरणा अपनी सारी सच्चाई रोते हुए अपने मुंह से बयां कर देती है। कोकिला की बहू मारिया अंग्रेजन थी। उसके लाइफस्टाइल में और कोकिला के लाइफस्टाइल में बहुत फर्क था। दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। आए दिन दोनों में लड़ाइयाँ होती रहती। ना कोकिला अपनी बहू को समझने के लिए तैयार थी और ना ही मारिया अपनी सास को। दोनों के बीच में अंकित पिस रहा था, जो कि ना तो अपनी माँ कोकिला की तरफ से कुछ बोल सकता था और ना ही अपनी पत्नी मारिया की तरफ से। एक दिन सुबह के समय कोकिला रसोई में आती है और मारिया को नाइट सूट में रसोई में पानी गर्म करते देखकर बोलती है, हे राम रे, क्या कर दिया तूने बहू? जब से इस घर में आई है मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। पता नहीं मेरे बेटे के सर पर कौन सा जादू टोना किया है तूने कि विदेश नौकरी करने गया और ले आया वहाँ से अंग्रेजन को मेरी बहू बनाकर। जादू टोना क्या होता है सासू मॉम? हमको तो ये सब नहीं आता है। क्या आप हमको ऐसा करना सिखाएंगी? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुझे ये सब करना सिखाऊंगी? तो ये सब बातें छोड़ और पहले मेरी रसोई से बाहर निकल। तू सोकर उठते ही मेरी साफ सुथरी रसोई में आ धमकी, वो भी बिना नहाए धोए। सासू मॉम, आप सुबह सुबह ना योग किया कीजिए, आपको खुद सा काम आएगा। और हम किचन से क्यों जाएगी? हम तो यहाँ पानी गर्म करने आई है।
हमें सुबह सुबह गर्म पानी पीने का आदत है। कोकिला अपनी अंग्रेजन बहू को बिना नहाए धोए रसोई में आने के चलते सुना ही रही थी कि तभी उसकी नजर उसके पैरों पर जाती है और वो उसे चप्पल पहने हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहने लगती है, मेरी पवित्र रसोई को अपवित्र कर दिया तूने तो। बिना नहाए धोए रसोई में चली आई थी, वो कम था क्या जो चप्पल भी पहन कर आ गई। क्या करूं मैं अपनी इस अंग्रेजन बहू का भगवान। सासू मॉम, आप इतना हाइपर क्यों हो रही हो? हमने ऐसा क्या कर दी है जो आपको गुस्से से लाल हो गई? कोल्ड ड्रिंक निकालो फ्रिज से, आपका दिमाग ठंडा हो जाएगी। मुझे यहाँ गुस्सा आ रहा है और तुझे मजाक लग रहा है। एक बात बता, तेरे विदेश में सब ऐसे ही चप्पल पहनकर रसोई में काम करते हैं क्या? हाँ सासू मॉम, तो हमारे यहाँ सब ऐसे ही काम करती है, स्लीपर डालकर। वैसे आप क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि हमारे घर यहाँ रसोई में भगवान का वास होता है और हम बिना नहाए धोए या चप्पल पहनकर नहीं आते हैं, समझी? कोकिला इतना कहकर अपनी अंग्रेजन बहू का हाथ पकड़कर उसे रसोई से बाहर धक्का मार देती है और मारिया जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी उसका पति अंकित वहां आकर उसे संभाल लेता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आपका ये क्या तरीका है घर की बहू से बात करने का? अरे जिस तरह से आपने उसे धक्का मारा, उसे कहीं चोट लग जाती तो? लग जाती तो मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू जिसे मेरी बहू कह रहा है उसके अंदर बहू वाले कोई लक्षण ही नहीं है। न कपड़े पहनने का कोई तरीका है, न ही बात करने की तमीज, न ही हिंदू रीति रिवाज का कोई ज्ञान। Ankit baby, your mother is very rude. I think we should go back to London. I can't stay here. Sorry. अंकित, तेरी अंग्रेजन बीवी क्या गिट पिट कर रही है अंग्रेजी में? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जल्दी बता क्या बोल रही है ये? पक्का मेरी बुराई ही कर रही होगी। नहीं माँ, ये आपकी बुराई नहीं कर रही थी। जो बोल रही है वो मुझे ही बोल रही है, आपको नहीं। प्लीज मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, अरे आपस में लड़ाई करना बंद करिए। और माँ, मैं मानता हूँ कि आपकी बहू अंग्रेजन है, अरे लेकिन ये दिल से बहुत अच्छी है। एक बार आप इसे समझने की कोशिश तो करिए। मुझे कुछ नहीं समझना है, किसी को भी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मेरे नसीब में अच्छी बहू का सुख है ही नहीं। कोकिला इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है लेकिन कोकिला अपनी अंग्रेजन बहू से सीधे मुंह बात तक नहीं करती है। तभी एक दिन वो मार्केट से लौट रही थी और तभी उसकी पड़ोसन विनीता उसे रोकते हुए कहती है, कोकिला, हम कब से तेरी अंग्रेजन बहू की पहली रसोई की दावत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तू है कि दावत का नाम तक नहीं ले रही है। तू अपनी अंग्रेजन बहू की पहली रसोई करेगी भी या नहीं? हम सभी लोग ये देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि एक अंग्रेजन बहू अपनी पहली रसोई में क्या बनाएगी। काहे की पहली रसोई विनीता? पहली रसोई की रस्म तो जब होगी ना जब मेरी अंग्रेजन बहू को कुछ बनाना आता होगा। लेकिन वो अंग्रेजन क्या जाने हमारे यहाँ के रीति रिवाज। बहू के मामले में तो मेरी किस्मत ही खराब है। कोकिला, ऐसा क्यों बोलती है? अब जो भी है जैसी भी है तो तेरी बहू ना। अगर उसे नहीं आता तो सिखाने की कोशिश कर। देखने से तेरी बहू मुझे घमंडी नहीं लगती है। विनीता, दूर के ढोल सबको ही सुहाने लगते हैं, जब उन्हें खुद बजाना पड़े तब पता चले। कोकिला और विनीता की सारी बातें घर के दरवाजे पर खड़ी उसकी अंग्रेजन बहू सुन रही थी, जिसे सुनकर वो अपने मन में कहती है, सासू मॉम का दिल जीतने का ये अच्छा तरीका है। अगर हम हिंदुस्तानी स्टाइल में सारा खाना बनाकर अपनी ये पहली रसोई का रस्म पूरा कर ले तो शायद सासू मॉम हमें पसंद कर लेगी। मारिया इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति से अपनी सास की पसंद की इंडियन फूड के बारे में पूछती है, जिस पर अंकित उसे अपनी माँ की सारी मनपसंद चीज बताता है। जिसके बाद मारिया सभी इंडियन खाने की रेसिपी YouTube से देखने और बनाने की प्रैक्टिस करना शुरू करती है। समय बीतता है। तभी एक दिन वो हॉल में बैठी थी और तभी उसकी पड़ोस की सभी औरतें वहाँ आती है, जिन्हें देखकर कोकिला दंग रह जाती है और कहती है, अरे अरे, कहाँ चल रही हो? सभी के सभी मेरे घर पर। यहाँ कोई भंडारा लगा हुआ है? भंडारा लगा नहीं है, लगने वाला है। हम यहाँ तेरी अंग्रेजन बहू की पहली रसोई की दावत में आए हैं। ये पहली रसोई ऐसी होगी जिसमें हमें सास ने नहीं बल्कि बहू ने बुलाया है। ये तो क्या बोल रही है? मेरे घर में मेरी बहू की पहली रसोई की दावत है और मुझे ही नहीं पता। बहू को तो मैं बताती हूँ। तुझे जो करना है कर, लेकिन हम तो दावत खा कर ही जाएंगे। खाकर तो जब जाएगी ना जब तुझे कुछ खाने को मिलेगा। मेरी बहू को कुछ बनाना आता ही नहीं है, मैं बोल रही हूँ तुझे।
कोकिला अपनी पड़ोसनों के सामने अपनी अंग्रेजन बहू की बुराई ही कर रही होती है। तभी मारिया साड़ी पहनकर वहाँ आती है और कहती है, खाना तैयार है सासू मॉम, चलिए सबके साथ मिलकर आप भी अपनी अंग्रेजन बहू की पहली रसोई का खाना खाइए। ये क्या, आज तूने साड़ी भी पहनी है, लेकिन बहू तूने इंडियन बहू की तरह साड़ी तो पहन ली, लेकिन इंडियन खाना कैसे बनाएगी? सासू मॉम, मुझे जो भी बनाना आता था मैंने बना दिया, एक बार आप खाकर तो बताओ कैसा बना है। मारिया के बार बार कहने पर कोकिला सभी पड़ोस की औरतों के साथ खाना खाने के लिए तैयार हो जाती है और डाइनिंग टेबल पर सारे डिशेस इंडियन और अपनी पसंद की देखकर वो दंग रह जाती है। कुछ देर बाद मारिया सब के लिए खाना लगाती है। खाना खाते ही सब लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं। खाना खाने के बाद कोकिला का मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है। तभी मारिया कहती है, सासू मॉम, ये सब खाना हमने आपके बेटे से ही पूछकर बनाई है, अगर कोई कमी रह गई हो तो माफ करिएगा, आगे से हम ध्यान रखेगी। हमने ये सब बस इसलिए किया ताकि आप हमको पसंद करें। हमारी लड़ाई की वजह से अंकित परेशान रहती है तो हमको अच्छा नहीं लगता। कोकिला, अब तू क्या सोच रही है? जिस लड़की को ठीक से हिंदी भी नहीं बोलने आती, उस लड़की ने तेरे लिए इतनी जल्दी इंडियन खाना बनाना सीख लिया। तुझे और क्या चाहिए? धीरे धीरे ये बिल्कुल वैसी बन जाएगी जैसी तू चाहती है। अब तू जल्दी से इसे नेक देकर अपनी अंग्रेजन बहू की पहली रसोई की रस्म पूरी कर। तो सही कह रही है विनीता, मुझसे ही अपनी बहू को समझने में भूल हो गई। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत बर्ताव किया। हो सके तो अपनी सासू मॉम को माफ कर दियो। कोकिला इतना कहकर अपनी बहू को गले से लगा लेती है। साथ ही अपने हाथों से सोने के कंगन उतारकर अपनी बहू को उसकी पहली रसोई के नेक में देती है और उसके साथ खुशी से रहने लगती। अंजलि बहुत गुस्से वाली लड़की थी। वो अपने गुस्से में सबसे पहले अपना सारा सामान तोड़ती और फिर बाद में रोने लगती। उसकी सास शारदा बहुत ही शांत स्वभाव की औरत थी और वो अपनी बहू के गुस्से से बहुत डरती थी। उसे हमेशा ये डर रहता कि वो गुस्से में कुछ गलत ना कर दे, इसलिए वो अपनी बहू को बहुत समझाती थी, लेकिन अंजलि के पल्ले तो कुछ नहीं पड़ता था। एक दिन अंजलि अपने पति ऋषि से मिलने के लिए लंच टाइम में टिफिन लेकर उसके ऑफिस जाती है और उसके केबिन का गेट खोलती है और देखती है कि ऋषि एक लड़की के पैर पकड़कर उससे बातें कर रहा था। तभी वो गुस्से में अंदर जाकर कहने लगती है, तो ये काम कर रहे हो आप ऑफिस में? जब मैं आपको कॉल करती हूँ बात करने के लिए तो आपके पास टाइम नहीं होता, और अब इस लड़की का पैर पकड़कर बैठने का टाइम है आपके पास? यार तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मैं तो बस इस बेचारी की हेल्प कर रहा था। अरे मेरी वजह से इसको चोट लग गई थी। हाँ हाँ, इसकी हेल्प तो करोगे ही तुम। दुश्मन तो सिर्फ मैं ही हूँ आपकी। मैं आपको नहीं छोड़ने वाली हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अंजलि इतना कहकर गुस्से में अपने सामने पड़ी हुई चीजों को उठाकर फेंकना शुरू कर देती है और ऋषि के केबिन से चीजों के तोड़ने फोड़ने की आवाज सुनकर ऑफिस के सभी लोग बाहर जमा हो जाते हैं। तभी अंजलि लंच बॉक्स को उठाकर जोर से फेंकती है और लंच बॉक्स सीधा ऋषि के बॉस के सर पर लगता है और उसका सर फट जाता है। अंजलि उसके केबिन का सारा सामान तोड़कर रोते हुए घर वापस आ जाती है। अंजलि को गुस्से में रोता हुआ देखकर हॉल में बैठी उसकी सास डर के मारे उससे कुछ नहीं कहती और उसके कमरे में जाने के बाद अपने बेटे ऋषि को कॉल करके उससे कहती है, बेटा, ये बहू को क्या हुआ? ये तो तेरे साथ लंच करने गई थी ना, तेरे साथ ऑफिस में, लेकिन ये तो आग का बबूला बन के आ रही है। वहाँ कुछ हुआ क्या ऑफिस में? अरे माँ, ये पूछिए क्या नहीं हुआ है। इस साइको लड़की से शादी करके मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। अरे इसके साथ रहने में डर लगने लगा है मुझे। तू ऐसे क्यों कह रहा है? क्या हुआ बेटा, बता तो। अरे माँ, अब मैं आपको क्या बताऊं। ये पूरी पागल है, पागल। अरे ना जाने मुझे किस जन्म का बदला मिल रहा है। अरे बेटा बता तो सही, आखिर हुआ क्या है? अरे माँ क्या बताऊं, मेरे ऑफिस की एक लड़की को मेरी वजह से चोट लग गई तो मैं उसका पैर देखने लगा कि कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लग गई। इस मैडम ने पूरे ऑफिस में हंगामा मचा दिया, मेरे कैबिन की सारी चीजें तोड़ दी और तो और बॉस का सर फोड़ दिया। उसी को हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। अब तो मुझे लग रहा है नौकरी भी जाएगी। हे भगवान, ये बहू तो पता नहीं मुझे पागल कर देगी। इसे गुस्सा आता है, चलो ठीक है, समझ आता है, लेकिन गुस्से के बाद रोता कौन है भला? अरे पता नहीं माँ, डॉक्टर अंदर इलाज कर रहे हैं। बस भगवान करे उनको किसी भी तरह होश आ जाए और एकदम सही सलामत हो। और अब मैं आपसे बाद में बात करूंगा। पता नहीं कहाँ से ले आई हो ये गुस्से में चीजें तोड़ने वाली बहू।
ऋषि इतना कहकर फोन को रख देता है और हॉस्पिटल में अपना सर पकड़े सीट पर बैठे अपने बॉस के होश में आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद अपने बॉस को होश में देखकर उसकी जान में जान आती है और ऐसे ही समय बीतता है। लेकिन अंजलि का गुस्सा कम नहीं होता और ऐसे एक दिन अंजलि अपनी सास और पति के साथ एक शादी में जाती है जहाँ पर उसे गोलगप्पे खाने होते हैं। और जैसे ही वो गोलगप्पे वाले से बोलती है कि उसे भी गोलगप्पा खिला दे तो गोलगप्पा वाला उसे इग्नोर कर देता है और अंजलि गुस्से में आकर उसके स्टॉल का सारा सामान फेंकने लगती है और फिर से रोना स्टार्ट कर देती है। तभी शारदा वहाँ पर आती है और अंजलि से कहती है, बहू तू ये क्या कर रही है? जहाँ देखो तुझे गुस्सा आ जाता है और चीजों को तोड़ फोड़ने लगती है, और जब तुझे गुस्सा आता है तो तू रोने लग जाती है। ऐसे थोड़ी होता है भला। अरे भाभी क्या कर रही हो आप? अरे गुस्सा करना तो ठीक है, लेकिन इस बेचारे गोलगप्पे वाले ने क्या बिगाड़ दिया आपका? क्यों इस पे गुस्सा निकाल रही हो? तो मैं क्या करूं? लोगों पर गुस्सा दिखाकर उनको नुकसान पहुंचाने से अच्छा है ना गुस्सा सामानों पर उतार लूं। और फिर जब मुझे दिखता है कि मैंने इतना नुकसान कर दिया है तब मैं इन्हीं सभी बातों को सोचकर रोना स्टार्ट कर देती हूँ। अरे शांत हो जा बहू, सब हमें ही देख रहे हैं। अरे बहू थोड़ा तो अपना गुस्सा काबू में रख, नहीं तो इस भरे बाजार में ना हमारी इज्जत नीलाम हो जाएगी। मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझसे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता। माँ अगर भाभी इसी तरह से गुस्सा करती रही ना तो मेरी शादी तो होने से रही। अरे जो भी लड़की आएगी भाभी को देखकर डर के मारे भाग जाएगी, फिर मेरी शादी कैसे होगी? अरे बहू शांत हो जा, तुझे गोलगप्पे नहीं खाने तो मत खा। शांत हो जा बहू, यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं, तू वो खा ले, पर ये गुस्सा थूक दे बहू। मुझे अब कुछ नहीं खाना, आप लोगों को जो खाना है ना खाओ। अंजलि इतना कहकर गुस्से में बिना कुछ खाए पिए घर पर वापस आ जाती है, जिसके बाद शारदा और ऋषि भी घर आ जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन शारदा की पड़ोसन सावित्री उसके घर पर आती है। दोनों शारदा के कमरे में बैठे बातें ही कर रहे होते हैं। तभी अंजलि उनके लिए चाय लेकर वहाँ पर आती है और सावित्री से कहती है, आंटी जी मैंने आपको आते हुए देख लिया था, इसलिए माँ जी के कहने से पहले ही आपके लिए चाय नाश्ता लगा दिया है। मुझे लगा इतने दिनों बाद सावित्री आंटी आई है तो उनके लिए चाय नाश्ता तो बनता है। आज सूरज कहाँ से निकला है जो मेरी बहू गुस्सा नहीं कर रही? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। हे भगवान मेरी रक्षा करना, कुछ तो गड़बड़ है। बहू तूने ना अच्छा किया जो चाय ले आई। एक काम कर, ट्रे को ना यहीं रख दे और तू ना जाके आराम कर ले, थक गई होगी ना थोड़ा, जा। हाँ बहू तू जा, मुझे चाय आय नहीं पीनी है, मैं घर से पी कर आई हूँ चाय, और वैसे भी ज्यादा पीऊंगी ना चाय तो शुगर हो जाएगा मुझे। लो हो गई गड़बड़, अब आएगा इसको गुस्सा। कोई बात नहीं सावित्री, पीले पीले चाय, बहू बहुत प्यार से चाय बना के लाई है, पीले पीले। अगर इसने चाय नहीं पीना तो मेरे घर में तो महाभारत छिड़ जाएगी। नहीं नहीं शारदा बहन, बोला ना मन नहीं है, और वैसे भी शुगर भी बढ़ी हुई है ना अभी इस टाइम। आंटी जी चाय तो आपको पीनी ही पड़ेगी, मैंने इतनी मेहनत से जो बनाई है। ये कौन सी बात हुई बहू, जबरदस्ती क्यों कर रही है मेरे साथ? अरे सावित्री तू चुप हो जा, बहू इतने प्यार से चाय लाई है ना, पी ले। अरे पी ले यार पी ले। तुझे बोला तो समझ नहीं आता, मैंने तेरे को चाय पीने को बोला है ना, चल चाय पी। अरे क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? दोनों सास बहू पागल हो गई हो क्या? सावित्री की बात सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है और वो चाय की ट्रे को उठाकर जमीन पर फेंक देती है, जिससे सारी चाय सावित्री के पैरों पर गिर जाती है और उसका पूरा पैर जल जाता है। फिर भी अंजलि को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टेबल पर रखी किताबें फेंकने लगती है और वास मारकर टीवी तोड़ देती है और वहीं पर रोने लग जाती है। तभी सावित्री गुस्से में उससे कहती है, शारदा अपनी ये पागल बहू को ना पागल खाने भेज दे, इसे घर में रखा ही क्यों है तूने? रखना है ना घर में तो बांध के रख अपनी बहू को, क्योंकि तेरी बहू है, तू झेल सकती है, पर हम बिल्कुल नहीं झेल सकते। सावित्री तो इतना कहकर वहाँ से चलती बनती है, जिसके बाद अंजलि भी गुस्से में अपने कमरे में आ जाती है और वहाँ की चीजों को तोड़ना शुरू कर देती है। ये सब देखकर शारदा अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। अगले दिन नितिन अपनी माँ से हॉल में बैठकर अपनी शादी की बात कर रहा था। तभी वहाँ पर अंजलि आती है और नितिन से कहती है, देवर जी आप ना बिल्कुल मेरे जैसी लड़की से शादी करना, क्योंकि जिस तरह से मैं अपने पति ऋषि का ख्याल रखती हूँ ना, उस तरह से तो कोई भी लड़की नहीं रखती होगी अपने पति का ख्याल। भले ही भाभी आप भैया का ध्यान कितने भी अच्छे से रखो, लेकिन आपकी जैसी बीवी मैं तो नहीं लाने वाला, क्योंकि आपकी जैसी मैं बीवी लेकर आ गया ना तो मुझे खुद की जान लेनी पड़ जाएगी।
आखिर मुझ में ऐसी क्या बुराई है जो आपको मेरी जैसी बीबी ही नहीं चाहिए? बुराई? हाँ, बुराई तो आप में कोई नहीं है भाभी। बस ये जो गुस्सा करती हो ना, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। मुझे तो लगता है आप ये अटेंशन पाने के लिए करती होगी, वरना इतना गुस्सा कौन ही करता है। ऐसे एक दिन सुबह के समय अंजलि को उठने में देर हो जाती है और वो जल्दी से रसोई में जाकर खाना बनाने को लग जाती है। लेकिन जैसे ही गैस जलाने के लिए वो जाती है तो उसे माचिस नहीं मिलती और ना ही उसे लाइटर मिलता, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में गैस उठाकर जमीन पर फेंक देती है और सभी बर्तनों को तोड़ने लग जाती है। तभी उसे माचिस भी मिल जाती है और वो माचिस जलाने ही चलती है कि तभी ऋषि और शारदा वहाँ पर आ जाते हैं। उसे जोर से थप्पड़ मारता है। तभी अंजलि कहती है, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ मारा, क्योंकि तुम पागल हो गई हो। अरे इतना गुस्सा है तुम्हें कि गुस्से में तुम्हें गैस की स्मेल तक नहीं आ रही। अरे चीजें तोड़ना अलग बात थी, अब क्या जान से मारने का इरादा है तुम्हारा? और ये तुम्हारा गुस्सा और पागलपन देख कर ना मुझे तुम्हारे साथ रहने में भी डर लगने लगा है। अब मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। ऋषि की बात सुनकर अंजलि डर जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीतते हैं और अंजलि अपने गुस्से पर कंट्रोल करना शुरू कर देती है। एक दिन वो अपनी सास से कहती है, माँ जी इधर आइए, मैंने आपके लिए कितना कुछ बनाया है। आप एक बार इसे खाकर देखिए और बताइए कि कैसा बना है। अरे बहू, तूने तो कमाल की खीर बनाई है, इसे खा के तो मजा ही आ गया। माँ जी, मुझसे कुछ दिन पहले ना एक गलती हो गई थी, जिसकी वजह से ऋषि जी मुझसे अभी तक नाराज है और मैं उन्हें मनाऊं कैसे? देख बहू, अब तो तुझे गुस्सा बहुत कम आता है, तो तू एक काम कर, तू अपने पति की ना कोई फेवरेट सी चीज बना के खिला दे उसे। ये सुनकर अंजलि अपने पति के लिए पास्ता बनाती है और शाम को पति को पास्ता भी खिलाती है। जिसके बाद ऋषि कहता है कि पास्ता तो वाकई में बहुत अच्छा बना है, लेकिन इसमें अभी भी कुछ कमी है। फिर अंजलि को ऋषि की बात सुनकर गुस्सा आने लगता है, लेकिन अंजलि अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेती है। जिसके बाद ऋषि उससे कहता है, दरअसल माँ ने मुझे सब बता दिया कि कैसे तुम अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख गई हो, तो मैंने सोचा क्यों ना आज तुम्हारा टेस्ट लिया जाए। ऋषि की बात सुनकर अंजलि बहुत खुश होती है और धीरे धीरे उसका गुस्सा हमेशा के लिए शांत हो जाता है। जिसके बाद शारदा को अपनी गुस्सा करने वाली और रोने वाली बहू से छुटकारा मिल जाता है। कोकिला की सरकारी नौकरी वाली बहू को अपने ससुराल में आए हुए कुछ दिन ही हुए थे और चंदा भी कुछ ही समय बाद से नौकरी पर जाने लगी थी। एक रोज कोकिला के घर उसकी पड़ोसन का आना होता है। अरे कोकिला, क्या बात है, बड़ी खुश है, आखिर सरकारी नौकरी करने वाली बहू जो मिली है। अरे तो किस सास को सरकारी नौकरी वाली बहू आने की खुशी नहीं होगी, जरा तू ही बता। वैसे है कहाँ तेरी बहू, काम पर गई है क्या? वैसे भी तो उसकी शादी को 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है। अरे बहू ने शादी से पहले ही छुट्टी ले रखी थी और अगर बहू और लेट करती तो भी उसे और ज्यादा लेट हो जाता। उसे जाना तो था ही ना, इसीलिए राजेश बेटा ऑफिस जाते समय उसे भी छोड़ देता है। वैसे अच्छा है कोकिला, आजकल बहुओं को बाहर काम करने देने वाला ससुराल भी बहुत कम मिलता है। अरे मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मुझे बहू के जॉब से कोई परेशानी नहीं है और होगी भी क्यों। सरकारी नौकरी वाली बहू जो है। वैसे करती क्या है तेरी बहू? मेरे कहने का मतलब है किस चीज में नौकरी कर रही है? अरे किसी बड़ी पोस्ट पर है, कुछ लिखा पढ़ी का काम है, मुझे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता। वैसे भी कुछ भी करती हो, लेकिन नौकरी तो सरकारी है ना, यही बहुत बड़ी बात है। विमला को जब ये बात पता चलती है कि कोकिला नौकरी वाली बहू लाई है और उनकी बहुओं को ढंग से पढ़ना लिखना भी नहीं आता, क्योंकि विमला की बहू एक गाँव से थी। ऐसे में विमला को बहुत दुख होता है। अब देर शाम विमला और कोकिला बाजार जाते हैं। अरे कोकिला, मुझे तो अब तेरे साथ चलने में भी शर्म आ रही है। कहाँ मैं और कहाँ तू सरकारी नौकरी वाली बहू की सास। अरे बस भी कर, ये सब कर्म होते हैं, तभी तो मेरी बहू सरकारी नौकरी वाली आई है। वैसे मुझे लाला की दुकान पर तेरी बहू की तरह औरत कौन दिख रही है? अरे तुझे कहाँ दिख गई मेरी बहू, वो तो अभी अपनी ड्यूटी पर होगी ना। अरे देख सामने, वो तेरी बहू नहीं तो और कौन है? सच कह रही है तू? और ये रिक्शे में इतना सारा सामान क्यों लाद रही है? कहीं इसके कहीं और पति और बच्चे तो नहीं है जहाँ ये राशन भिजवा रही है? और मैं भी अपनी बहू के बारे में क्या क्या बोल रही हूँ। देख, तूने जाने अनजाने में सच ही कहा है, ऐसा हो भी सकता है। देखे, काम करते हैं, पहले तो हम इसे यहाँ से जाने देते हैं और लाला से खुद ही पूछ लेंगे कि वो क्या क्या सामान लेकर गई है इतना। हाँ, ये भी तो सही कह रही है, इसे जाने दे सामान लेकर, उसके बाद लाला जी से पूछते हैं कि ये क्या लेकर गई है। अब जब चंदा रिक्शे पर सामान रखवाकर वहाँ से चली जाती है
तो कोकिल और विमला उस लाला की दुकान पर जाते हैं और कोकिला को देखकर लाला भी कहता है, अरे कोकिला बहन रे, अरे बड़े दिनों बाद दिख रही हो, कहीं गई थी का? जी बस थोड़ा बेटे की शादी में बिजी थी। वैसे मेरी बहू अभी आपके यहाँ से इतना सारा सामान लेकर गई है, आप उसे जानते हैं? अच्छा, तो आप चंदा बिटिया की बात कर रही हैं? वो का है ना, वो जेल के कैदियों के लिए राशन पानी लेकर जाती रहती है। अभी तो थोड़ा ही सामान लेकर गई है, बाकी सामान तो बाद में हम भिजवा देंगे। जेल? क्यों? कोकिला, तेरी बहू का जेल में क्या काम? सब ठीक तो है ना? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? अरे इस बारे में तो मुझे अभी लाला जी से पता चला, मुझे तो इसके बारे में पहले से कुछ पता भी नहीं था, और तू भी कुछ भी बोल रही है। अरे मोरी मैया, वो आपकी बहू है का? अरे कोकिला बहन जी, आपकी बहू तो एकदम खरा सोना है, बड़ा अच्छा किस्मत लिखवा कर आई हो आप। अरे कितनी गुणी लड़की मिली है आपको बहू के रूप में, हम उनको बहुत समय से जानते हैं। वैसे जेल में किस पोस्ट पर है मेरी बहू? आपको तो पता ही होगा ना लाला जी, जरा विमला को भी बता दीजिए। अरे बिटिया तो जेल में कैदियों के लिए खाना बनाने का काम करती है, और यही खातिर तो अभी राशन लेकर गई है। कोकिला, ये क्या सुन रही हूँ मैं? तेरी बहू जेल में खाना बनाती है? अरे तू तो कह रही थी उसकी बड़ी पोस्ट पर नौकरी है। फिर भी है तो सरकारी नौकरी ही ना, समझी ना तू? मेरी बहू तेरी बहू की तरह अनपढ़ थोड़ी ना है। हाँ हाँ, अब तू क्यों नहीं कहेगी अपनी बहू का बचाव करने के लिए? अरे कोकिला, मेरी हंसी नहीं रुक रही, बड़ी पोस्ट पर। कोकिला को जब ये बात पता चलती है कि उसकी बहू जेल में खाना बनाने का काम करती है तो उसे भी कुछ समझ नहीं आता और वो तुरंत ही घर पहुंचती है और अपनी बहू और बेटे का इंतजार करने लगती है। देर शाम जब कोकिला के बेटे और बहू घर आते हैं तो कोकिला अपनी बहू को कहती है, बहू कैसी है तू? सब ठीक तो है ना? आज खाना बनाते टाइम बहुत थक गई होगी तू, जाकर आराम कर ले कमरे में। माँ, क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, क्या ही होगा मुझे। मैं तो ये जानकर हैरान हूँ कि मेरी बहू की नौकरी के बारे में मुझे किसी और से पता चल रहा है, वो भी शादी के बाद। वरना मैं तो सबको यही कहती फिर रही थी कि मेरी बहू बहुत बड़ी पोस्ट पर है। माँ, आपको क्या पता चल गया? मुझे भी तो बताओ। यही कि मेरी बहू जेल में खाना बनाती है, वो भी मुझे लाला जी से पता चला, जहाँ से ये राशन लेकर जाती है। माँ, मुझे तो चंदा के काम से ना कोई दिक्कत है ना कोई परेशानी है, और आपको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे कैसे दिक्कत नहीं होगी मुझे बहू के इस काम से? अरे जेल कोई अच्छी जगह थोड़ी ना है, वहाँ जानता भी है कि खाने को लेकर कैसा कैसा होता है। और तुम मुझे मत समझा, मेरी बहू कल से काम पर नहीं जाएगी। अगर इसे खाने बनाने का इतना ही शौक है तो घर में रहकर खाना बना सकती है। माँ जी, वहाँ सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि और भी औरतें खाना बनाने आती हैं। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ, मुझे किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो महिला कैदी के लिए खाना बनाते हैं, उनका डिपार्टमेंट अलग है। हाँ माँ, चंदा बिल्कुल सही कह रही है। चंदा की तरह और भी औरतें वहाँ काम करती है, और कोई दिक्कत होगी तो वो मुझे बता ही देगी। कोकिला नहीं चाहती थी कि उसकी बहू जेल में खाना बनाने वाले काम करे, क्योंकि जेल के बारे में वो जितना जानती थी उसके हिसाब से कोकिला की शरीफ और सीधी बहू को कोकिला ये काम करने नहीं देना चाहती थी। अब अगली सुबह बहू, खाना पीना हो जाए तो थोड़ा स्टोर रूम में साफ सफाई कर दियो। वो क्या है ना कि स्टोर रूम में ऐसे सामान भी हैं जो किसी न किसी काम आ ही सकते हैं, उन्हें निकाल कर बेचना भी है। चंदा, तुमने छुट्टी की है? क्यों की है? मुझे बताया भी नहीं। छुट्टी नहीं की है बहू ने, उसने काम छोड़ दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो जेल में जाकर खाना बनाए। माँ, मैं सच बता रहा हूँ, आपको कुछ भी बोलना बेकार है। हाँ तो कह ही क्यों रहा है? अपने कामों पर ध्यान दे। और बहू, तू मेरे लिए कब चाय बना कर ला। अब मैं माँ जी को कैसे समझाऊं कि मैं तो बस मेरा काम ही कर रही हूँ। जेल में खाना बनाने में आखिर बुराई ही क्या है? वहाँ तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी गलतियों पे पछता रहे हैं, कोई अपनी फैमिली से दूर, कोई अपने परिवार की याद में रह रहा है। अब देर शाम चंदा अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास कोकिला को बड़े ही प्यार से कहती है, माँ जी, कल मैं अपनी नौकरी के लिए रिजाइन डाल दूंगी, क्योंकि जब आप मेरी नौकरी से खुशी नहीं हो तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। अच्छा सोचा है तूने, घर में रह और मुझे इज्जत की रोटी ही पसंद है। लेकिन माँ जी, मैंने अपनी नौकरी के लिए बहुत भागा दौड़ी की है, मुझे नहीं पता कि आपके मन में क्या चल रहा है। बस मैं इतना ही जानती हूँ कि आप मेरे लिए सोच रही होंगी कि मैं ये काम छोड़ रही हूँ, लेकिन आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं अपना ध्यान तो रख ही सकती हूँ।
बहू, जेल का माहौल कैसा होता है ये तू भी जानती है। वहाँ से गलत ऊर्जा यहाँ आए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। माँ जी, कभी मैंने आपको कुछ ऐसा कहा कि मुझे आज ऐसा देखने को मिला है या मुझे कोई दिक्कत है? मैं तुझे अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन अगर तू चाहती है कि तेरी ये नौकरी ना जाए तो तू अपने काम के बारे में हर रोज आकर मुझे सारी बातें बताएगी। हाँ माँ जी, जैसा आप कहे। इस वादे के साथ कोकिल अपनी बहू को काम पर जाने देती है। हालांकि वो इस बात से डरी हुई थी कि जेल का माहौल ठीक नहीं है और उसकी सीधी बहू के लिए ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। स्वाति अपने कमरे में आराम से सो रही होती है। तभी स्वाति के मुंह पर छत की पपड़ी आकर गिर पड़ती है और उसकी नींद खुल जाती है। स्वाति को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ अनीता और भाई लोकेश को आवाज लगाकर बुलाने लगती है। माँ, भाई, जल्दी से यहाँ आओ। स्वाति की आवाज सुनकर दोनों आ जाते हैं और उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ? तू क्यों इतने जोर जोर से चिल्ला रही है? आसमान गिर गया या जमीन फट गई? अरे आसमान ही गिर गया है। ये देखो, पपड़ी मेरे मुंह पर गिरी है। मैं कब से बोल रही हूँ कि अब हमें घर बदल लेना चाहिए। एक तो वैसे ही हम किराए के घर में रहते हैं और ये भी इतना पुराना हो गया है। पुराना हो गया है इसीलिए इसका कम किराया जाता है। अभी अगर किसी अच्छे घर में रह रहे होते तब तो किराया भी इतना जाता कि कुछ खाने पीने के पैसे भी नहीं बचते हमारे पास। माँ, बस कुछ पैसों के लिए क्या हम इस पुराने घर में आत्मा की तरह भटकते रहेंगे? आज ये पपड़ी गिरी है, कल को तो पूरी छत ही गिर सकती है ना मेरे ऊपर। माँ, स्वाति बिल्कुल सही कह रही है। सच में घर तो बहुत पुराना हो गया है और जब से सड़क बनी है ना तब से तो अंदर घुस गया है। अपने किसी दोस्त को यहाँ लाने में शर्म आ जाती है मुझे। देखा माँ, भाई को भी अब यही लगता है कि अब तो घर बदलना ही बेहतर रहेगा हमारे लिए। तुम दोनों बच्चे समझते क्यों नहीं हो? महंगाई वैसे ही इतनी बढ़ गई है। कमाने वाला एक लोकेश ही है। हम भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। दूध दही का खर्च निकल आता है, जिससे अब हम इतनी महंगाई में ऐशो आराम वाली जिंदगी तो नहीं बिता सकते ना। कहीं ना कहीं समझौता तो करना ही पड़ेगा हमें। माँ, समझ तो आप नहीं रही हो। अरे मैं तो ये कहूँगी कि अब हमें अपना घर ले लेना चाहिए। स्वाति, रहने दो, माँ सही कह रही है। अगर हमारे पास पैसे होते तो माँ हमें बोलने नहीं देती और पहले ही नया घर बनवा देती। लेकिन जब है ही नहीं तो माँ भी क्या कर सकती है इसमें। लेकिन तुम दोनों परेशान मत हो, मैं अभी मकान मालिक को बोलकर ये ठीक करवाती हूँ। अनीता अपने दोनों बच्चों के साथ एक किराए के पुराने घर में रहती थी, जहाँ अनीता और उसके बच्चों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता था। पैसे ना होने के कारण वो लोग नया घर नहीं ले पा रहे थे। कुछ दिनों बाद अनीता की पड़ोसन कांता आती है और अनीता से कहती है, अरे ओ अनीता, कहाँ है? जरा बाहर तो आ। आंखें खराब हो गई है क्या? यही तो हूँ, दिखाई नहीं दे रही हूँ क्या तुझे मैं? अरे तेरे लिए मैं एक बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ। अच्छी खबर? क्या अच्छी खबर लाई है? जरा बता तो सही। तेरे बेटे के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है। लड़की बहुत सुंदर और सुशील है। लड़की का परिवार भी बहुत अच्छा है। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने मत दे अनीता। लेकिन अगर इतना ही अच्छा रिश्ता है तो वो हमारे घर से रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हैं? हम लोगों का तो अपना घर भी नहीं है और नई बहू को क्या हम किराए के घर में लाएंगे? वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन लोगों को लोकेश का बर्ताव काफी पसंद आया। कह रहे थे कि एक बार जब वो मेरे घर आए थे तब लोकेश से मिले थे और उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझसे सामने से आकर कहा कि वो लोकेश से अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहते हैं। अच्छा, फिर तो एक बार हमें उन लोगों से मिल लेना चाहिए। मैंने उन्हें कल बुलाया है। एक बार मिल ले, देख ले लड़के को, सारी बात कर ले और अगर फिर भी लड़की ठीक ना लगी तो मत करना शादी। लेकिन देखने में कोई दिक्कत थोड़ी है। अनीता की बात कांता मान लेती है और अगले ही दिन लड़की का पूरा परिवार आ जाता है, जिसके बाद सभी लोग बात करते हैं और दोनों परिवारों को एक दूसरे का परिवार पसंद भी आता है, जिसके बाद रिश्ता तय होता है। रिश्ता तय होने के बाद घर में खुशियाँ तो आती ही हैं, लेकिन अनीता फिर भी एक जगह उदास बैठी। ये देखकर लोकेश अपनी माँ के पास जाता है। माँ, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि अब तक हम लोग इस पुराने से घर में रह रहे हैं
और अब जब हमारी नई बहू आएगी तो क्या वो भी इस पुराने घर में रहेगी? माँ, आप ही तो कहती हो ना कि अभी इतना खर्चा नहीं कर सकते, तो एक नया घर बनाने जितना खर्चा क्यों करना। आप चिंता मत कीजिए, एक ना एक दिन देखिएगा हमारे पास एक नया घर होगा। अब तो तुम बच्चों ने ही सब देखना है, मेरा क्या है, मेरी तो उम्र हो चली है, आज हूँ कल नहीं। माँ यार, आप ऐसी बातें मत किया करो, आप कुछ भी बोल देती हो, सोचती भी नहीं हो हमारा क्या होगा। लोकेश अपनी माँ को समझाता है और कुछ ही दिनों बाद लोकेश की माधुरी नाम की लड़की से शादी हो जाती। वो घर आकर अपना ससुराल भी संभालने लगती है। कुछ दिनों बाद लोकेश काम से जल्दी आता है और सीधा अपने कमरे में जाकर माधुरी से कहता है, माधुरी, सबके कपड़े तुम बांध लो। लेकिन हुआ क्या? कपड़े क्यों बांध दूं? हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, हम अब और इस घर में नहीं रह सकते, अब हम इस पुराने घर को छोड़ के जा रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हो? अगर हमने ये घर छोड़ दिया तो हम जाएंगे कहाँ? और मकान मालिक से आपकी कोई बहस हुई है क्या? मुझे बताओ तो, आखिर हुआ क्या है? माधुरी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने जो कहा है वो करो और जल्दी से सबके कपड़े बांधो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। और हाँ, प्लीज अब कोई सवाल मत पूछना। लोकेश के कहने पर माधुरी कपड़े और सामान बांधने लग जाती है। जब सब तैयारी हो जाती है तो लोकेश सबको लेकर एक फ्लैट के बाहर जाता है। अनीता, स्वाति और माधुरी तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी अनीता कहती है, अब तू रुक जा और चुपचाप बता कि तू हमें किसके घर लेकर जा रहा है और अपना घर क्यों खाली करने को कह रहा है? तू साफ साफ बता, ये किसका घर है? माँ, कुछ देर और तो रुक जाओ, मैं आपको सब बताता हूँ, थोड़ा समय दो मुझे। लोकेश कुछ नहीं बताता और सबको लेकर एक फ्लैट में चला जाता है। इतना बड़ा फ्लैट देखकर स्वाति कहती है, भैया, आप यहाँ हमें जले पर नमक डालने के लिए लेकर आए हो? ये इतना बड़ा और सुंदर फ्लैट है, हमें क्यों लेकर आए हो? भाभी, आपको तो पता है ना भैया हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? माँ, ये लीजिए, ये है हमारा नया घर। हमारा घर? लेकिन हमारा तो वो पुराना वाला घर था ना, ये कब लिया तूने? और हमें तो कुछ पता ही नहीं इसके बारे में, पूरी बात बता, क्या ये सच में हमारा फ्लैट है? हाँ माँ, ये हमारा फ्लैट है, आपका नया घर। वो क्या है ना, बहुत अच्छा काम किया था मैंने, तो मेरे बॉस ने ना मुझे खुश होकर ये फ्लैट गिफ्ट कर दिया। और आपको पता है इस फ्लैट के कागज किसके नाम पर है? आपके नाम पे है माँ, आपके नाम पे। लोकेश की बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और स्वाति पूरा घर देखने लगती है। उसके बाद सब लोग घर का सामान सेट करने लगते हैं और फिर नए घर में रहने लगते हैं। ऐसे ही एक बार स्वाति अनीता और अपनी भाभी से कहती है, नया घर अच्छा तो बहुत है, लेकिन पुराने घर में इतने सालों तक रह रहे थे तो हमें वही की आदत है ना, इसलिए इतना मन नहीं लगता है यहाँ। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बोला स्वाति तुमने। अभी शादी हुए टाइम ही कितना हुआ है और मुझे भी उस घर की आदत हो गई है। यहाँ तो छत भी नहीं है, पुराने घर में तो छत भी थी, हम वहाँ रोज शाम को छत पर बैठकर चाय पीते थे, लेकिन यहाँ तो वो सब है ही नहीं। तू तो रहने ही दे स्वाति, ये नया घर है तो अलग ही होगा ना, और अब वही पुराने घर की तरह होता तो ये तुझे ही सबसे ज्यादा परेशानी होती कि जगह बदल ली लेकिन घर तो पुराना ही है। हाँ, ये तो सही कहा आपने, यहाँ कम से कम मुँह पर पपड़ी तो नहीं गिरी ना। अब पुराने घर से नए घर में आ ही गए थे और धीरे धीरे नए घर की आदत भी हो ही जाती है।